एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रैक्टिस, जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। हम पहले ही 15 क्वेश्चन सीडीपी के कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाके चेक कर लीजिए। इसको हम डिटेल में ही करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे भी। राइट, सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 16th क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। फीडबैक जो होता है क्लासरूम में, वो किस तरीके से देना चाहिए। एंड ऑफ द टास्क, इट इज ब्रॉड एंड जेनेरिक, फोकस्ड ऑन आउटकम्स, जो बच्चे ने काम किया उसके आउटकम्स में, या फिर टाइम टाइम पर हमें देना चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। सो ये 16th का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी फोर्थ। Now the 17th question is, proximodistal principle states that in infancy limbs continue to grow faster than hands and feet। मतलब जो हाथ होते हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं ग्रो करना हैंड्स और फीट से। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टू। देखो जो हेड टू टू वाला है ना तो सिफेलोकॉर्डल है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर, लैंग्वेज का ऐसा कुछ नहीं बताया है। फिजिकल डेवलपमेंट अकर रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। क्या फिजिकल डेवलपमेंट फटाफट से होती है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बताया। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है जब लिम्स ग्रो करते रहते हैं जल्दी एज कंपेयर टू हैंड्स एंड फीट। और अगर आपके पास सिफेलोकॉर्डल आता है, सिफेलो का मतलब होता है हेड पहले होता है और बाद में वो टो तक क्या करता है, सिफेलोकॉर्डल। राइट, हेड टू टो वो डेवलपमेंट होती है। राइट, तो ये तो था 17 का आंसर नंबर 1। नाउ आजकल असर्शन रीजन भी आ रहे हैं, सो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। स्कूल करिकुलम should give reasonable space and value to learners cultural knowledge। स्कूल के करिकुलम के अंदर इतना ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिसमें लर्नर की कल्चरल नॉलेज को भी सपोर्ट किया जाए। रीजन है सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट लर्निंग। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी लर्निंग में बढ़ावा आता है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि अगर बच्चे की कल्चरल नॉलेज को, अगर वो पंजाब में रह रहा है या हरियाणा में रह रहा है या फिर कहीं भी रह रहा है, यूपी में रह रहा है, ठीक है, तो वहां के एरिया का क्या कल्चर है, अगर वो उसको लर्न करेगा, ठीक है, अपने बुक्स के थ्रू, उससे उसकी लर्निंग में फैसिलिटेट होती है, मतलब उसकी लर्निंग बढ़ावा, उसकी लर्निंग को बढ़ावा मिल रहा है। सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगर आपको क्वेश्चन रीजन में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ना हम बच्चों की टाइम टाइम पर क्या लेते रहते हैं, असेसमेंट लेते रहते हैं, और जो भी उनको नहीं समझ में आता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसकी रेमिडियल क्लासेस लेते हैं, ठीक है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली। सो इन्होंने बोला इनमें से कौन सा नहीं है। एंड असेसमेंट गिवन एट द बिगनिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, बिगनिंग में ही आप उसको क्या दे रहे हो, असेसमेंट दे रहे हो। उसके बाद असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास, ये तो होता है पर नॉट पूछा इन्होंने। असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग। देखिए हम कभी ना किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करेंगे, जब भी ऐसा कुछ आता है तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा, ठीक है। एंड असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन। यस, हमें बच्चों के फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू मिसकंसेप्शन पता लगता है कि बच्चे ने क्या गलत चीजें समझ लिया और हम उसे करेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा आंसर नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है, साउंड्स में डिफिकल्टी आती है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी आती है, या फिर जानकारी लेने में उसको कठिनाई आती है, या पोजीशन और प्लेस चीजों में, कि चीजों को आइडेंटिफाई करने में। तो अगर हम बात करें 20th क्वेश्चन की, सो द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस फोनोलॉजिकल थिंग्स। राइट, जो साउंड, फोनोलॉजिकल का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, ठीक है, उसमें बच्चे को क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। राइट, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following types of question can help assess a student's ability to evaluate critically? क्रिटिकली अगर हम बात करें कौन से क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हो। सिंपली आप उनसे डेफिनेशन पूछ लो, आप उन्हें बच्चों का ओपिनियन मांग रहे हो। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जांपल एंड वैलिडेट द टेक्स्ट। आप बच्चे को कह रहे हो कि इस क्वेश्चन के साथ एग्जांपल भी दो और एग्जांपल को वैलिडेट भी करके दिखाओ, जैसे हम मैथ्स में वेरीफाई करते हैं ना वैसे, या फिर समरी दे दो। देखो सबसे बेस्ट आंसर होगा इवेल्युएट करने का कि आप बच्चे से क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, साथ में एग्जाम्पल्स भी पूछ रहे हो, और साथ में उसको बोल रहे हो ये एग्जाम्पल किस तरीके से इस थ्योरी को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पेयरमेंट। देखो जो इम्पेयरमेंट होती है ना वो बचपन से होती है, राइट, या फिर बायोलॉजिकल होती है। तो इसके अंदर तो हमारे पास ये ऑप्शन मिल ही गया बायोलॉजिकल, क्योंकि और किसी में है नहीं। बट जो डिसेबिलिटी होती है दैट इज अ फंक्शनल कंडीशन। राइट, दैट इज कार्यात्मक, कार्य से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे डिसकैलकुलिया है, अभी हमने डिसलेक्सिया पढ़ा, तो कार्य से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड मतलब किस टाइप के वर्क करने में बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस रिलेशनशिप कॉग्निशन एंड इमोशन। हमने ना एक थ्योरी पढ़ी थी कि कॉग्निशन और इमोशन आपस में एक साथ चलते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। देखते हैं वो ऑप्शन है। आर टू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, कॉग्निशन अलग है, इमोशन अलग है, ऐसा तो नहीं है। इमोशन एंड कॉग्निशन
इंटरडिपेंडेंट, यस दिस इज करेक्ट। कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन, जो कॉग्निशन होता है वो इमोशन को इन्फ्लुएंस करता है, पर रिवर्स ट्रू नहीं है, ये भी गलत है। इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस, बच्चे प्राइमरी क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड इन क्लासेस में है, तो लैंग्वेज को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हो, लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, जब टीचर एक कंक्रीट ठोस एग्जांपल्स देगी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने में, जब टीचर स्ट्रेस करेगी फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने की, जब टीचर इग्नोर करेगी तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। व्हेन टीचर बिगन फ्रॉम साइन एंड सिंबल रेदर देन, जब टीचर बोलेगी कि साइन और सिंबल से सीखना है तो। सो अब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें, बच्चे को कंक्रीट एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे ताकि वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी क्या कर पाए, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी समझ पाए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is 25th. Which of the following directly describes intrinsic motivation? देखो दो टाइप की मोटिवेशन होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक, एक होती है इंट्रिंसिक, राइट। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने सारे के सारे सीटेट के सिलेबस की वीडियो 1 to लेकर आप बोल सकते हैं A to Z तक, इवन ईवीएस को भी कवर किया गया है, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, सारी वीडियोस ओवरऑल है, राइट। कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होती है वो इसलिए होती है कि मम्मा ने कहा ये काम करो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, राइट, बच्चे को, ये होती है एक्सट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक वो होती है कि जिसमें बच्चे को मजा आता है, जिसमें उसका दिल लगता है ऐसे काम करने के लिए, जब बच्चे को बोलते हैं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। देखो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स नो, इट्स एक्सटर्नल वाला एक्सट्रिंसिक, जो बच्चा एंजॉयमेंट करता है, यस। मोटिवेशन जो कंपटीशन से आ रही है, नहीं, कंपटीशन से आ रहा है फिर वो फिर अगेन रिवॉर्ड ही ढूंढ रहा है, ठीक है, या फिर किसी डर से आ रहा है, तो ये भी गलत होता है। सो करेक्ट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है ना, पहली बात तो स्कैफोल्डिंग किसने दिया था, वेगोस्की ने दिया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन जो हो सकता है वो बच्चे को हेल्प कर सकता है उस कॉन्सेप्ट को सीखने में, बट सिर्फ और सिर्फ एक हेल्प ही होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताना है। तो इनमें से कौन से एग्जाम्पल है जो हेल्प की तरह काम करेंगे। थिंक अलाउड, बोल बोल के अगर बोल बोल के पढ़ेगा वो, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज थोड़े हिंट दे दोगे, क्वेश्चंस भी आप इनडायरेक्टली ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाफ सोल्ड एग्जाम्पल ये भी ठीक है, आधा सॉल्व करके दे दिया, रोट रिहर्सल नहीं, हमें बच्चे को रटा नहीं कराना, हमें बच्चे को क्रैप नहीं कराना। सो करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड आंसर विच इज ABCD। हमें बच्चे को रटा नहीं करवाना, बाकी सारी चीजें जो थी वो करेक्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट children achieve gross motor skill before fine motor skills. This indicates पहले बच्चे का gross motor skills होता है, फिर बाद में fine motor skill। gross motor skills का मतलब ये होता है कि बच्चे ने चलना सीख लिया, ठीक है, हाथ हिलाना सीख लिया। फाइन मोटर स्किल होता है पेंसिल पकड़ना सीख लिया, जो माइन्यूट चीजें होती है ना वो, ठीक है। तो वो किस चीज को बताता है, तो वो इस चीज को बताता है कि पहले हमारी बॉडी ऐसे हेड से टो तक डेवलप करती है, और फिर आपकी सेंटर टू आप बोल सकते हैं लेटरल साइड्स में विच इज प्रॉक्सिमो डिस्टल होती है। तो पहले सिफेलोकॉर्डल होगा एंड देन प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा। सो इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका सिफेलोकॉर्डल, राइट। लेट्स कम टू द indicates that development is okay. Here it is asked that what is the kind of development in द ग्रॉस मोटर स्किल, सॉरी यहाँ पे प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्रॉस मोटर स्किल सीख रहे हैं तो हाथ पैर की मूवमेंट होगी। सो द आंसर इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। Next is as per Jean Piaget of cognitive development, which of the following ability distinguishes concrete operational thinking from pre-operational। जो बच्चा प्री ऑपरेशनल से कंक्रीट पे जाता है तो क्या चीज आती है, कोऑर्डिनेशन सेंसेस, वो तो वो पहले ही सीख जाता है ना। अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था SPCF, SP इन कमांडो फोर्स, ऐसे हमने 4 स्टेजेस याद की थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो जब यहाँ से प्री ऑपरेशनल से कंक्रीट पे जाता है तो बच्चा डीसेंटरिंग करना सीख जाता है। डीसेंटरिंग के अंदर पहले जो प्री ऑपरेशनल में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, ठीक है, अपने सेल्फिश होता है, ठीक है, लोगों के कॉन्सेप्ट को, लोगों के नजरियों को नहीं समझता, बट बाद में वो चीजें समझ में आने लग जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो कहाँ होती है, सेंसरी मोटर में, राइट। हाइपोथेटिकल रीजनिंग आती है आपकी लास्ट स्टेज पे, फॉर्मल, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू रोप गेटिंग स्टक इन आवर लेग व्हाइल जंपिंग, एक बच्चा गेम खेल रहा था, रस्सी कूद रहा था, बट वो आउट हो गया क्योंकि रस्सी अटक गई। अरु ने कहा रोप जानबूझ के अटकी थी और तुमने मुझे जानबूझ के आउट कर दिया। एट व्हाट स्टेज जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजन लाइक दिस, किस एज पे बच्चा ऐसा बोल सकता है कि तुमने मुझे जानबूझ के आउट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो चीज रहेगी ना, दैट इज इन प्री ऑपरेशनल फॉर्मल स्टेज, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज रहेगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज रहेगी। इसके अंदर चिल्ड्रन में क्या आता है, मतलब उसने कहा कि रस्सी का कसूर है, रोप डेलिबरेटली गॉट हर आउट, ठीक है, उसने रस्सी को क्या बना दिया, एक इंसान की तरह एक्ट कराया, और इसे हम क्या बोलते हैं, एनिमिज्म, अगर आपको याद हो, ठीक है, इसे हम एनिमिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि बच्चे ने ऐसा सोचा कि जो रस्सी है उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर है कि उसने उसको
ह्यूमन कैरेक्टर, उसने उसको आउट करा दिया, राइट। Let's come to the last question for this video. Socio-constructivist view of learning advocate that, जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, जो विगोस्की ने भी ये बोला है कि लर्नर जो है अपनी सोसाइटी से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लर्नर रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर्स, दूसरों से पैसिवली सीखते हैं, अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग, आप बच्चे को लेक्चर देते रहो और एक्सप्लेन करते रहो तो वो नॉलेज नहीं। इफेक्टिव लर्निंग कब होती है, जब आप उसको रिकॉल कराते हो या रिहर्सल बार बार आप रिहर्सल कराएंगे तब होगी, नहीं। सो बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट से। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई, प्रोडक्टिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारी की सारी वीडियोस फुल सिलेबस की चैनल पे हैं, आप उसे जाके गो थ्रू कर सकते हैं बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।